हाँ ये चेक किया। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। और ये भी अच्छा हुआ कि अभी तक हमने एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं पढ़ी जो हमारा आज का टॉपिक था। अभी भी हम वो पिछली बातें कर रहे थे। तो रिकॉर्डिंग अब यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखने की टारगेट क्या है आपका। आपसे कहा यह जा रहा है कि ये फायरवॉल है, इसकी बेसिक सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, जैसे ये सवाल है, आपको ये बता दिया गया कि इसका होस्ट नेम लिखो। वो तो मैंने अभी आप फायरवॉल पे आपको शो भी कर दिया कि होस्ट नेम कैसे आप लिखते हैं इसका। आपसे कहा जा रहा है कि इसका पासवर्ड भी बता दो। तो ये दो तो बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है, आउटसाइड इंटरफेस का एड्रेस दे दिया गया है और इनसाइड इंटरफेस का भी एड्रेस दे दिया है। आउटसाइड इंटरफेस है 43.231.60.18 एंड द इनसाइड इंटरफेस इज 192.168.1.10। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये इनसाइड इंटरफेस है इसका। ठीक है, और ये इनसाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ज़ाहिर है इसको वही आईपी एड्रेस मिलेगा जो इन इस सीरीज का है। अब 1.1 आपने इसको दे दिया, 1.2 इसको दे दिया, 1.3 इसको थोड़ा यूनिक रखा तो 1.10 दे देते हैं इसको। ठीक है, ये 1.10 आउटसाइड इंटरफेस जो है इसको ये आईपी एड्रेस देना है 43.231.60.18। ये आईपी एड्रेस देना है आपने इसको। यही सवाल है। ठीक है, अच्छा, बता दिया उसने कि भाई जो इनसाइड नेटवर्क है वो ये है, और जाहिर है हमारे पास यही है इनसाइड नेटवर्क पूरा। मैं इसी एग्जांपल में आपको फिर कोई चीज समझाना चाह रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसने कहा कि एक वेब सर्वर लगा हुआ है इस एनवायरनमेंट में। ये रहा वो वेब सर्वर। अच्छा, और वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। ठीक है, याद रहे कि एक पब्लिक आईपी ये है जो कि खरीदा गया है इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए, कि जब भी वो बाहर जाएंगे तो ये आईपी एड्रेस कन्वर्ट होगा इसमें, जिसको हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। और कंपनी ने एक काम ये किया कि ये जो सर्वर है आपका, क्योंकि इस सर्वर से तो कनेक्शन इनिशिएट नहीं होगा, अगर ये आपकी वेबसाइट है तो लोग बाहर से इसको एक्सेस करेंगे। तो बजाय इसके कि वो बाहर से इस आईपी एड्रेस पर आए और फिर इसको एक्सेस करें, आपने इसके लिए एक सेपरेट आईपी एड्रेस खरीद लिया पब्लिक। ये 18 था तो आपने कहा ये 19 है। तो बाहर से जो भी शख्स आएगा वो इस आईपी पर आएगा, यानी फायरवॉल पे आएगा तो इस आईपी एड्रेस पे। फायरवॉल जैसी देखेगी ये आईपी है तो उसको कन्वर्ट कर देगी 1.3 में और वो इधर फॉरवर्ड कर देगी। तो ये दो चीजें आपने कॉन्फ़िगर करनी है फायरवॉल पे, एक इसका आउटसाइड इंटरफेस, इनसाइड इंटरफेस, प्लस नेट, एक इन कंप्यूटर्स के लिए कि जो बाहर जा रहे हैं, और एक इस कंप्यूटर के लिए कि जो बाहर से जब भी कुछ आएगा तो वो इस आईपी एड्रेस पे है 19 पे। ठीक है, ये देखें वेब सर्वर 192.168.1.3 और ये कन्वर्ट होगा इसमें। अगर आपके पास और वेब सर्वर, ईमेल सर्वर है और मुख्तलिफ सर्वर्स है तो हर एक के लिए आप एक पब्लिक आईपी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर होता भी यही है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मल लैब के कंप्यूटर्स हो गए और फैकल्टी के जितने पीसीज हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, तो उनके लिए एक पब्लिक आईपी ले लिया जाता है। वो सब के सब जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, फेसबुक पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ से होती हुई फायरवॉल पे आएगी। इनका आईपी एड्रेस कन्वर्ट होगा इसमें, इनका पोर्ट नंबर कन्वर्ट होगा, फायरवॉल अपना पोर्ट नंबर लगा के भेज देगा और रिप्लाई में फिर वो हर एक को उसका रिस्पॉन्स भेज देगा। लेकिन जब आप सर्वर्स लगाते हैं अपने नेटवर्क पे तो फिर आपकी कोशिश होती है कि सर्वर्स चूंकि अलग हैं तो इनको फिर ये सेम आईपी ना दिया जाए, तो इनके लिए फिर डेडिकेटेड अलग आईपी खरीद लिए जाए, कुछ तो वैल्यू हो इनकी। ठीक है, तो जब अलग आईपी खरीदा है सर्वर के लिए तो फिर ये बात आपको फायरवॉल को बतानी भी पड़ेगी। एक तो ये बताना पड़ेगा कि इनके लिए ये आईपी है और फिर सर्वर्स के लिए फला फला आईपी है, तो ये सब बताना पड़ेगा ना फायरवॉल को, यही बताना है। और उसके बाद फिर कुछ एक्सेस लिस्ट लगानी है जिसको हमने देखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कोई टेढ़ी नहीं होती है इसकी।
मैंने लिखी हुई है सारी और मैं इसको वो कर दूंगा। जैसे अभी मैंने फायरवॉल ओपन की थी तो मैंने होस्ट नेम इसका बनाया था आईयू, ये बिल्कुल वही कमांड्स दी है मैंने जो अभी मैंने फायरवॉल पे दी थी। पासवर्ड की कमांड से पासवर्ड सेट कर लेंगे आप इसका। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं सिस्को इनेबल पासवर्ड सिस्को रखूं, तो मैं इस पे जाके इसका पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। मैंने होस्ट नेम तो बदल दिया था, और मैं चाहूँ तो पासवर्ड की कमांड से, ये देखिए पासवर्ड की कमांड दी मैंने, सिस्को पासवर्ड रखा मैंने। हाँ, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। और इनेबल पासवर्ड भी सिस्को रख रहा हूँ मैं। अगर मैं एग्जिट करता हूँ, देखिए मैं यूजर मोड पे आ गया। अगर मैं इनेबल मोड में जाऊंगा तो अभी मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर सिर्फ एंटर करूंगा तो कहेगा नहीं भाई इनवैलिड है, क्योंकि पहले तो कोई पासवर्ड सेट नहीं हुआ हुआ था। अब मैंने इसका पासवर्ड सेट कर दिया सिस्को, तो जब तक मैं सिस्को नहीं लिखूंगा, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन मैंने लिख दिया है सिस्को, ठीक है, क्योंकि ये इसको शो नहीं करता। तो अब ये प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। पासवर्ड शो नहीं किया है, मैंने लिखा था सिस्को, ठीक है। आप मेरी बात का यकीन कर लें बस। तो ये दो कमांड्स, ये दो चीजें बेसिक सेटिंग्स में है, इनको कॉन्फ़िगर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आपने राउटर में ये भी सीखा होगा कि इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। आप उस इंटरफेस पे जाते हैं, और हमने क्या डिसाइड किया था कि, बल्कि इसी में देख लेते हैं। हमने देखा था कि इसकी जो आउटसाइड इंटरफेस है वो पोर्ट 0 है, यानी इथरनेट पोर्ट 0, और जो इसकी इनसाइड इंटरफेस है वो पोर्ट 1 है। तो देख लो, आउटसाइड इंटरफेस यानी इथरनेट 0 को हमने कहा आउटसाइड, नाम दे दिया उसका, और उसको आईपी एड्रेस दे दिया। कौन सा आईपी एड्रेस? जो आउटसाइड के लिए रखा है हमने, 18। देख सकते हैं ये 18 है। बिल्कुल सेम सिंपल कमांड है। अच्छा, ये सिक्योरिटी लेवल अगर आप कमांड नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगी, ये कमांड देने की जरूरत नहीं होती। जब आपने इसका नाम आउटसाइड दे दिया, तो आउटसाइड इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ये इंटरनेट फेसिंग है, इसका सिक्योरिटी लेवल 0 होगा, क्योंकि ये लो सिक्योरिटी जोन है। लेकिन जैसे ही आप इथरनेट 1 जो पहली इंटरफेस है उसका नाम आपने दिया इनसाइड, इसका मतलब आपने उसको इनसाइड जोन कह दिया। जैसे इनसाइड जोन कहोगे तो बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल 100 होगा, ठीक है, और डीएमजी का 50 होता है। तो ये तो नो सिक्योरिटी है और ये हाई सिक्योरिटी है। तो इथरनेट 0 को भी आपने आईपी एड्रेस दे दिया, इथरनेट 1 को भी आपने आईपी एड्रेस दे दिया। कौन सा आईपी एड्रेस? 1.10, ये रखा था ना 1.10, देख सकते हैं आप इस वाले इंटरफेस को, इन्हीं का एक आईपी एड्रेस 1.10 दे दिया। तो इस फायरवॉल के एक ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया और एक ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। इसको नो शट भी कर दोगे तो ये डेटा आने जाने लगेगा, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स में इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुए, उसके बाद जो सबसे मेन सेटिंग है वो नेट की है, कि नेट में आपने जाहिर है कि इन तमाम कंप्यूटर्स का जब ट्रैफिक बाहर जाएगा तो ये कन्वर्ट, यानी ये आईपी एड्रेसेस सारे कन्वर्ट होंगे इसमें, और सिर्फ 1.3 जो होगा वो कन्वर्ट होगा इस 19 में। ये दो अलग अलग है, ठीक है, दो पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, और वैसे तो मैंने यहाँ पर भी कमांड्स लिख दी हैं दोनों, लेकिन ये कमांड मैं यहाँ यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट, अच्छा, इसकी कमांड पुरानी जो फायरवॉल के वर्जन हैं उनमें अलग थी, सिस्को के नए वर्जन में उन्होंने थोड़ी सी कमांड चेंज कर दी है। याद रहे कि फायरवॉल अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो सिस्को की फायरवॉल है, ठीक है। मेजर यानी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे हैव सिस्को फायरवॉल, ठीक है, लेकिन अब पेलो एल्टो भी आ गई है। अच्छा, चेक पॉइंट तो हमेशा से है, वो भी एक फायरवॉल है। सोनिक फायरवॉल है, वॉच गार्ड है, हवावी की फायरवॉल है, जूनिपर की फायरवॉल है।
तो हर फायरवॉल की अपनी कुछ जीयूआई बेस्ड होती है, कुछ कमांड लाइन होती है। लेकिन चूंकि नेटवर्क में आप सिस्को, अगर आप ज्यादातर नेटवर्क डील करेंगे सिस्को का ही करेंगे, तो अगर सिस्को की फायरवॉल है तो उसके लिए हम ये कमांड्स देख रहे हैं। हर फायरवॉल की डिफरेंट होगी, वो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखनी होती है कि कमांड्स क्या होंगी। सिस्को में ये देख रहे हैं, सिंपल है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क लिखा, हमने इसका नाम दे दिया पैट। पहले हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, यानी 1.0 जो है, जब ये बाहर निकले तो इस आईपी एड्रेस को लेके बाहर जाए, बस यही बात हमने यहाँ बता दी है। देखें आप गौर से देखें, वो हम कहते हैं सबनेट कौन सा, 1.0। ये जब भी बाहर जाए तो इसका नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड डायनेमिक इंटरफेस। चाहे तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस लिख दें, या फिर सिर्फ डायनेमिक इंटरफेस कह देंगे, तो जो भी उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होगा वो फिर इसको कंसिडर कर लेगा। तो ये एक जेनेरिक कमांड है जो कि आमतौर पे अगर आप आईपी लिख देंगे और कल को ये आईपी एड्रेस बदलते हैं तो फिर आपको ये कमांड भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ लिख दिया डायनामिक इंटरफेस, तो इसका मतलब है कि अंदर वाले नेटवर्क से जब भी कोई कंप्यूटर बाहर जाएगा तो उसकी जो बाहर वाला इंटरफेस है उस पर जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको लेता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी कमांड है। दूसरा, यानी इस कमांड से क्या हुआ, ये सारे कंप्यूटर्स जब भी बाहर जाएंगे तो ये आईपी एड्रेस लेकिन बाहर चले जाएंगे। दूसरा, हमने इसके लिए अलग आईपी एड्रेस खरीदा हुआ है .19, इसके लिए भी ये कमांड दे दी है। ऑब्जेक्ट नेटवर्क नाम दे दिया उसका वेब सर्वर, चूंकि ये वेब सर्वर है। ईमेल होता तो ईमेल सर्वर कह देता। यहाँ पूरे सबनेट को अलाउ कर रहे थे, यहाँ सिंपल एक होस्ट है तो आपने होस्ट की कमांड दी। होस्ट 192.168.1. सॉरी 2 नहीं है, ये 3 होगा भाई, 3 है ना ये, हाँ 1.3 है, तो 1.2 गलत लिखा हुआ है। मैं इसको सही कर दूं यहीं पर ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। 1.3 है ये 1.3। जब ये कंप्यूटर बाहर जाए या बाहर से कोई अंदर आए इस कंप्यूटर के लिए, तो इसका नेट होगा स्टैटिक और इसमें कन्वर्ट होगा 19 में। यही बात यहाँ लिखी हुई, ये किस में कन्वर्ट होगा, इसमें। या बाहर से अगर कोई शख्स इस एड्रेस पर आएगा तो ये कन्वर्ट होगा इसमें। ये यदि पहले दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिए, उसके बाद ये दोनों नेट कॉन्फ़िगर कर दिए। अच्छा, अगर आपके पास मैं एक सर्वर और लगा दूं तो फिर इस जैसी एक और कमांड लग जाएगी। जितने सर्वर, एक कमांड इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए, और बाकी जितने सर्वर लगाते रहोगे और जितने पब्लिक आईपी खरीदोगे उनके लिए फिर अलग अलग कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हो गई फायरवॉल की, यानी बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स हो गई। आउटसाइड इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, इनसाइड इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। इनसाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं जब वो बाहर जाएंगे तो पब्लिक आईपी के जरिए जाएंगे, ये हमने बता दिया कि देखो इनसाइड नेटवर्क जो है 1.0 उसको कन्वर्ट करो 43 ये वाले में, 18 में। लेकिन जो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है 1.3 उसको किस में कन्वर्ट करो, 19 में। ईमेल सर्वर होता तो मैं ऐसी जैसी एक और कमांड लगा देता ईमेल सर्वर के लिए। यहाँ से यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल है तो पूछें भाई। अच्छा सर काइंडली, अच्छा ठीक है सर, सिस्को की फायरवॉल 40 गेट से बेहतर है। हाँ 40 गेट मुझे जहन में नहीं रहा था, हमारे इकरा में 40 गेट ही लगी हुई है और सिस्को भी लगी हुई है, और 40 गेट अब बहुत अच्छी चल रही है वैसे। ठीक है, बेहतर अगेन वो होता है कि यार एक तो ये कि देखें सिस्को की फायरवॉल, अब जैसे 40 गेट है या और भी एक दो फायरवॉल है, वॉच गार्ड है, ये जीयूआई बेस्ड होती है। जीयूआई का मतलब है कि वो क्लिक क्लिक, तो उनके वो इजी टू यूज है। सिस्को की फायरवॉल आमतौर पे वही लोग लगाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है सिस्को की कमांड लाइन पर। ठीक है, पिछले कुछ सालों से 5-10 सालों से बहरहाल और फायरवॉल्स भी इन हो गई है मार्केट में, और जो कि कंपनीज यूज कर रही हैं। लेकिन अभी भी दुनिया भर में मेजर जो कंपनीज हैं ज्यादातर नेटवर्क्स में आपको सिस्को ही मिलेगा। देखिए राउटर्स और स्विचेस तो तकरीबन समझ लें 90 या इवन उससे भी ज्यादा, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 90-95% दुनिया में सिस्को के लगे हुए।
अब जाके हुआवी, और फिर बीच में जूनिपर भी आया था लेकिन वो फिर चला नहीं ज़्यादा, लेकिन हुआवी ने फिर भी मार्केट थोड़ी सी ली है, लेकिन अभी भी सिस्को टॉप ऑफ द लाइन है। तो जब लोग सिस्को की राउटर्स और स्विचेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनकी कमांड लाइन पे सिस्को की सर्टिफिकेशंस भी दे रहे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि फायरवॉल भी फिर सिस्को ही आए, तो इसीलिए सिस्को को अहमियत दे दी जाती है बस। लेकिन कई लोग हैं जो अब 40 गेट भी लगा रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी में 40 गेट लगी हुई है। एक्चुअली इकरा में 2-3 है, उनमें से एक 40 गेट भी है, एक सिस्को भी है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का अभी तक? इस डायग्राम में ये बता दिया गया कि ये जो फायरवॉल है इसकी बेसिक सेटिंग्स आपने कर दी है, ठीक है। आपने नेट भी कॉन्फ़िगर कर दिया इस तमाम कंप्यूटर्स के लिए भी और इस सर्वर के लिए भी। अच्छा, लेकिन फायरवॉल की जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वर्किंग है वो क्या है? बाहर से आने वाले तमाम ट्रैफिक को रोक दो, अंदर से बाहर जाने वाले, यानी आउटबाउंड ट्रैफिक जिसको कहते हैं। आउटबाउंड का मतलब अंदर से बाहर जाने वाला, और इनबाउंड का मतलब बाहर से अंदर आने वाला, इनबाउंड। तो जो अंदर से बाहर यानी आउटबाउंड ट्रैफिक है उसको जाने दो, जो बाहर से अंदर आ रहा है उसको रोक दो। लेकिन इसने सवाल में क्या कहा है कि ये दो पॉलिसीज लगानी है, ठीक है। इस जैसी दसियों बन सकती हैं। अभी इससे मैंने 2 की एग्जांपल दी है और 4-5 मैं पेपर में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप कुछ किसी किस्म की भी एक्सेस लिस्ट लगा सकते हैं। सिर्फ ये पढ़े कि ये लिखा गया है, और बिल्कुल इसी की वर्डिंग में एक्सेस लिस्ट भी बनती है। मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि सिस्को में एक्सेस लिस्ट बनती कैसे। सबसे पहले वो कहता है कि अलाउ करो किसको, आउटसाइड यानी बाहर वालों को, टू एक्सेस योर वेब सर्वर। वो कहता है जो भी बाहर बैठा हुआ है ना, ठीक है, आपने इसके लिए नेट कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई जब भी कोई बाहर से शख्स आए इस आईपी एड्रेस पर आएगा 60.19 पर, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी 1.3 में और फायरवॉल उसको यहाँ भेज देगी। लेकिन फायरवॉल नेट उस वक्त भेजेगी ना जब उस शख्स को इस गेट पे अलाउ करेंगे। अलाउ तो किया नहीं, बाहर से तो हर चीज बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है ना। पहले उस रास्ते को खोलोगे, फिर वो नेट का प्रोसेस होगा और फिर कन्वर्जन होके इधर आएगा। लेकिन पहले इसको तो ओपन करो फला शख्स के लिए। ये बात की कोई भी शख्स अगर इधर आना चाह रहा है 1.3 पे, उसको अलाउ कर दो। ये कह रहा है वो आप कि जब आपने वेबसाइट बनाई है तो आप तो ये चाहेंगे ना कि बाहर का हर शख्स मेरी वेबसाइट को आके एक्सेस करे, तो भाई उसको अलाउ भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर दो इनसाइड यूजर्स को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंदर के तमाम लोग बाहर एक्सेस कर सकते हैं ना। तो अंदर वाले को कहता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दो इनसाइड यूजर्स को कि वो एक्सेस आउटसाइड वेब सर्वर्स। यानी सिंपल वर्ड्स में इसका क्या मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना अंदर वाले, उनके लिए इंटरनेट बंद कर दो। बहुत ही कॉमन है ये तो। अब पहले तो बहुत होता था, अब नहीं होता। अब चूंकि इंटरनेट के बगैर अब जॉब, अब काम भी मुश्किल हो गया, तो पूरा इंटरनेट नहीं बंद करते लेकिन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये दो एक्सेस लिस्ट है, पहले हम ये वाली देख लेते हैं। वो कहते हैं बाहर वाले को अलाउ करो कि वो मेरे वेबसाइट सर्वर को एक्सेस करे। तो जरा इसको गौर से पढ़ें और फिर इससे अंदाजा कीजिएगा कि अगर मैं इस जैसा कोई भी दसियों बना सकता हूँ, ठीक है, दसियों बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपने एक्सेस लिस्ट बनाई आउटसाइड के लिए यानी बाहर वालों के लिए, तो उसका नाम आपने, ताकि पहचान मेरा ACL आउटसाइड यानी बाहर के इंटरफेस पे लगेगी ये। और जैसे जैसे वो आपसे कह रहा है बिल्कुल वही कमांड आपने लिखनी है। उसमें परमिट करो TCP कोई सा भी होस्ट हो, एनी होस्ट, यानी बाहर से आने वाला परमिट कर दो उसको। फायरवॉल पे आप एक्सेस लगा रहे हैं, परमिट करो एनी TCP। TCP का मतलब जो TCP कनेक्शन बनाएगा, दो कंप्यूटर्स के दरमियान हमेशा TCP कनेक्शन बनता है। वो उसने कहा परमिट करो TCP एनी होस्ट, कोई सा भी, यानी सोर्स कोई भी हो।
टीसीपी एनी होस्ट, डेस्टिनेशन क्या होगी, जो इसको एक्सेस करे, किसको, 60.19 को। और 60.19 आपको पता है कि क्या है, ये आईपी एड्रेस है जो कि बेसिकली इसका आईपी एड्रेस हो जाएगा कन्वर्ट होने के बाद। तो आपने बाहर वालों को अलाउ किया कोई सा भी एनी होस्ट। तो अब कमांड सिंपल है, परमिट टीसीपी कोई सा भी होस्ट, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या, जो इसको एक्सेस करना चाहे, और इस सर्वर पे भी कौन सी सर्विसेज को, ट्रिपल डब्ल्यू, ट्रिपल डब्ल्यू वेब सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ये सर्विसेज लिखनी इसलिए जरूरी होती है कि भाई ये भी तो हो सकता है कि ये सर्वर जो है तो आपके पास एक ही सर्वर, यही आपका वेब सर्वर भी हो और यही आपका ईमेल सर्वर भी हो। तो अगर आपने सिंपल अलाउ कर दिया बाहर के तमाम यूजर्स को इस सर्वर पे आने की इजाजत दे दी, तो फिर इसका मतलब बाहर के तमाम सर्वर्स आपके को इजाजत मिल गई आपके वेब सर्वर पे भी आने की और आपके ईमेल सर्वर पे भी आने की, क्योंकि दोनों का एक ही सर्वर है। आमतौर पे होता नहीं है, अलग अलग बनाते हैं, लेकिन हो भी सकता है अगर बजट नहीं है तो फिर आप एक्सप्लिसिटली सिर्फ उस सर्विस को अलाउ करते हैं, यानी इस सर्वर पे तो आ जाओ लेकिन इस सर्वर की भी सिर्फ वो सर्विस एक्सेस करो जिसको मैंने अलाउ किया है, यानी वेब सर्विस। ईमेल अगर है इसमें तो नहीं अलाउ करो उसको, इसीलिए यहाँ लिखा है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा है, अंदर के तमाम यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो बाहर वेब सर्वर को एक्सेस ना कर सके। वेब सर्वर को ना एक्सेस करने का मतलब है कि इंटरनेट को एक्सेस ना कर सके। इंटरनेट पे क्या है, बाहर वेब सर्वर्स ही है ना सारे। तो देखो, अब एक्सेस लिस्ट नाम रखा ACL इनसाइड, यानी इंटरनल इनसाइड इंटरफेस पे लगेगी। और क्या कहते हैं, डिनाई कर दो। किसको डिनाई कर दो, टीसीपी इस नेटवर्क को, यही नेटवर्क है ना अंदर वाला, यही नेटवर्क है ना 1.0, वो कहता है इसको डिनाई कर दो। अच्छा, अगर तो सिर्फ एक ही नेटवर्क है, पूरा 1.0 है, और आपको पता है कि भाई मेरे नेटवर्क में सिर्फ यही 1.0 सबनेट है, फिर आप चाहें तो यहाँ 1.0 की जगह एनी लिख दें, क्योंकि एनी में सब शामिल हो जाते हैं, यानी टीसीपी एनी होस्ट कर दो। लेकिन एनी होस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि ये भी तो हो सकता है कि अंदर सबनेट बने हुए हो, 1.0 भी हो, 2.0 भी हो, 3.0 भी हो। तो अगर आप तमाम के लिए बंद कर रहे हैं तो एनी होस्ट लिख देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर इस होस्ट के लिए कर रहे हैं, यानी इस नेटवर्क के लिए 1.0 वाले के लिए, तो आपको 1.0 लिखना पड़ेगा। अभी मेरे केस में तो सिर्फ एक ही सबनेट बना हुआ है मेरे इनसाइड नेटवर्क में, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर डिनाई टीसीपी एनी होस्ट भी लिख सकता हूँ, यानी सोर्स ये है, या फिर मैं उस सबनेट का नाम दे दूं, उसका आईपी एड्रेस। तो अब मैं डिनाई कर रहा हूँ टीसीपी कोई सा भी होस्ट हो, यानी इस सबनेट का। ये सोर्स हो गए किसको एक्सेस करने के लिए, एक्स वो किसको एक्सेस ना सके, ना कर सके, किसी भी एनी EQ ट्रिपल डब्ल्यू। यानी याद रखें, पहले डिनाई लिखा, सोर्स आता है और डेस्टिनेशन आता है। सोर्स में आपका अपना नेटवर्क हो गया, डेस्टिनेशन में किसी एक का तो नाम नहीं लिख सकता ना, डेस्टिनेशन में मैंने कहा किसी भी एनी इक्विवेलेंट टू, EQ का मतलब होता है इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू ट्रिपल डब्ल्यू। कोई शख्स अंदर का बाहर के इस सर्वर पे नहीं जा सकता। अब वो उस पर सब कवर हो गए, हर चीज कवर हो गई उसमें, ठीक है। लेकिन याद रहे कि अंदर वाले अभी भी बाहर के किसी ईमेल सर्वर पे जा सकते हैं, यानी आप ईमेल अभी भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंदर के तमाम यूजर्स को ब्लॉक रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो बाहर किसी को ईमेल भी ना कर सके, बाहर वेबसाइट में ना जा सके, बाहर ईमेल भी ना कर सके, तो फिर क्या कमांड लिखूंगा मैं, ये एक्सेस लिस्ट इनसाइड ACL इनसाइड डिनाई टीसीपी अंदर का कोई भी यूजर, चाहो तो सबनेट लिखूं या एनी लिख दूंगा, ठीक है, एनी होस्ट। और फिर उसके बाद हो गया एनी EQ, अगर ईमेल सर्वर तो SMTP, अगर FTP सर्वर है तो EQ FTP। ये दो एग्जांपल मैंने दे दिए, एक में बाहर से अंदर आने वाले को अलाउ किया क्योंकि बाहर से अंदर आने वाला बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, उसको अलाउ कर दिया। और एक में अंदर से बाहर जाने वाले बाय डिफॉल्ट सब ओपन होते हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया मैंने। अब इससे मिलती जुलती किस
मुख्तलिफ एक्सेस लिस्ट बन सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये दो सवाल है, कोई अगर पूछते हैं, कोई अगर आपकी फरमाइश है कि सर अगर ऐसा हो तो हम उसकी एक्सेस लिस्ट क्या बनाएंगे? For IU can log into Blackboard, only IU people can. बाय डिफॉल्ट एक तो ये कि ब्लैक बोर्ड का जो सर्वर है वो आईयू में नहीं लगा हुआ, वो क्लाउड में पड़ा हुआ है, और आईयू ने क्लाउड से सर्विस ली हुई है उस ब्लैक बोर्ड से। तो बेसिकली ब्लैक बोर्ड ने अपनी फायरवॉल पे, ये ब्लैक बोर्ड ने अपने सर्वर पे अलाउ किया हुआ है आईयू के यूजर्स को। तो वो फिर ये देखेंगे कि जो आईयू ikra.edu.pk से आएगा और उसको एक्सेस करेगा, उसको अलाउ कर देंगे वो। अच्छा, अब जिसने फीस नहीं जमा कराई होती तो उसको फिर वो एक एक वो फिर सर्वर पे करते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड का जो सर्वर है उस पे वो ब्लॉक करेंगे, उस फायरवॉल पे तो नहीं करेंगे। क्या लिखा है अभी मेरा आउट ऑफ टॉपिक? अच्छा सर, ये 255 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड में, रेंज या सोर्स? 255 तो सबनेट मास्क है ना, वो तो नेटवर्क के साथ लगाया जाता है हमेशा। ये सबनेट मास्क है ना इसका। जब भी नेटवर्क लिखते हैं या कोई भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखते हैं तो उसके साथ उसका सबनेट मास्क भी तो लिखा जाता है। यानी 255 का मतलब है कि 192.168.1, ये इस नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर, जीरो का मतलब कोई भी, 0 1 2 3 4 5, ये पूरा नेटवर्क हो गया ना। लेक्चर्स अपलोड कर तो दिए, और नहीं किया तो अभी कर दूंगा भाई, कुछ रह गए शायद, एक आध दो रह गए। नहीं, 60.18 इनसाइड है, और नहीं, दोबारा समझ लो इसको। 60.18 इनसाइड, ये 60.18 आउटसाइड इंटरफेस है। ये इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए है कि जब भी कोई कनेक्शन अंदर से बाहर की तरफ बनेगा तो इन कंप्यूटर्स की जो आईपी एड्रेसेस हैं इस पूरे नेटवर्क, चाहे 1.1 हो, 1. देखो ये जो कंप्यूटर है 1.1, फॉर एग्जांपल ये एक्सेस करता है किसी बाहर के सर्वर को विच इज अ facebook.com, तो ये अपना सोर्स आईपी लगा के भेजेगा ना। जब ये सोर्स आईपी यहाँ से घूमता हुआ इस फायरवॉल पे आएगा, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है तो ये बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो फायरवॉल को आपने ये बता दिया कि जब भी इस सीरीज का कोई भी आईपी आए जिसका नेटवर्क 192.168.1 हो, या आप सिर्फ एनी होस्ट भी लिख दें तो एनी में भी सब कवर हो जाएंगे। तो जब भी इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस इधर आए, इसको फौरन कन्वर्ट कर दो इसके इस इंटरफेस के एड्रेस से। डायनेमिक इंटरफेस की कमांड दी है इसीलिए। इस इंटरफेस पे कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है आपने, ये 60.18। तो ये सारे कंप्यूटर, इनके एड्रेस ट्रांसलेट होंगे और वो आगे फेसबुक तक जाएंगे। यानी फेसबुक को ये पता लगेगा कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो इस आईपी एड्रेस से आई है 60.18 से, वो रिप्लाई भी इसी को करेगा। रिप्लाई वो इनको नहीं करता, बेसिकली वो रिप्लाई इस एड्रेस को करता है। फिर वो ये जब रिप्लाई इधर आता है तो फायरवॉल उसको वापस फिर कन्वर्ट करती है जिस भी कंप्यूटर से उसने कन्वर्ट किया था 1.11, और फिर वो रिस्पेक्टिव रिप्लाई आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। हमने सिर्फ एक वेब सर्वर खरीदा था कि जिसके लिए हमने एक सेपरेट पब्लिक आईपी खरीदा, ठीक है। ये वो पब्लिक आईपी है कि जो जब भी कोई बाहर से इस सर्वर पे आना चाहेगा तो वो बेसिकली इस आईपी पे नहीं आएगा बल्कि इस आईपी पे आएगा, ठीक है। ये आईपी बाहर वाले को कैसे पता चलता है, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ये डीएनएस के जरिए पता चलता है। डीएनएस सर्वर, जब आप आईपी रजिस्टर कराते हैं ना, जब आप कोई भी अपने वेब सर्वर के लिए एक आईपी एड्रेस खरीदते हैं तो फिर वो, चूंकि अगर आपका वेब सर्वर है .com abc.com, तो उसके साथ ये आईपी एड्रेस रजिस्टर हो जाता है डीएनएस सर्वर्स में। और दुनिया में
जो रूट सर्वर्स हैं दुनिया में वो चंद जगहों पे हैं, मतलब जापान में है, अमेरिका में है, यूरोप की एक दो कंट्रीज में है, चाइना में होगा। जो रूट सर्वर्स हैं, इन्हें आप जब भी डॉट कॉम की वेबसाइट बनाओगे तो रूट सर्वर पे, डॉट कॉम के सर्वर पे वो इस आईपी एड्रेस के साथ रजिस्टर हो जाती है। तो ये डीएनएस की कहानी है। ये हम भैया अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ये सवाल हो सकता है ना कि सर मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर कहीं अपने घर में, और मैं इस एबीसी डॉट कॉम को एक्सेस करता हूँ, तो मुझे क्या पता कि एबीसी डॉट कॉम का आईपी एड्रेस ये है। आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ ब्राउजर पे लिखेंगे एबीसी डॉट कॉम, फिर आपका डीएनएस की क्वेरी होती है। इसीलिए जब पहली पहली दफा आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि पहले वो सर्चिंग कर रहा होता है, फिर वो कनेक्टिंग कर रहा होता है। वो डीएनएस क्वेरी होती है, वो ढूंढ के लाता है कि यार ये पता नहीं कौन एबीसी डॉट कॉम में रजिस्टर हुआ हुआ है, अगर हुआ है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वो ये आईपी एड्रेस मिलता है उसको। फिर वो आईपी एड्रेस लाता है, फिर वो आपको कनेक्ट करता है। लेकिन जब कनेक्ट कर रहा हो, जब आपको आईपी मिल गया और जब वो कनेक्शन हो रहा होगा, तो उस टाइम फायरवॉल तो ब्लॉक कर देगी ना उसको। फायरवॉल कहेगी कि तुम कौन हो भाई, तुम कैसे कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन अगर आपने उसको अलाउ किया हुआ होगा इस कमांड से परमिट, तो फिर वो आपको अंदर आने देगी बस, वरना तो ब्लॉक कर देगी आपको। हाँ भाई, कोई सवाल? इसको इस फायरवॉल की रिकॉर्डिंग को भी अच्छी तरह सुनना दोबारा जाके, इसलिए कि मैं यकीनन आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं एग्जैक्ट ये चीजें दे दूंगा। इसमें घुमाना, इसमें कई किस्म की लिस्ट बन सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई फरमाइश है कि सर फला, अगर फला चीज करनी हो तो क्या करेंगे, वरना वो फला चीज मैं पे पेपर में दे दूंगा आपको, एक्सेस लिस्ट बना के। SH1 एक्सेट्रा इसको प्लीज। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं दोबारा। ये लास्ट क्लास है भाई, इसमें भी इतना टाइम नहीं है कि ये तो पूरे टॉपिक है भाई। हैश और SH और MD5 ये इंटेग्रिटी मालूम करने के लिए किसी भी डेटा के। अब मुझे नहीं पता कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर। लास्ट माय क्लास एंड होने से पहले अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना है, अभी हमने क्या किया, डिनाई, हमने तो सभी को डिनाई कर दिया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो सब अलाउ होता है ना। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट तो सब अलाउ है, लेकिन मैं पूरा इंटरनेट ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, बल्कि स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, एक्सेस लिस्ट इनसाइड डिनाई TCP एनी, या फिर ये पूरा सबनेट। यहाँ एनी नहीं लिखूंगा, बल्कि जाहिर है कि अब एनी वेबसाइट नहीं है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो जाहिर है उस वेबसाइट का फिर मैं एड्रेस लिख दूंगा यहाँ पर। डेस्टिनेशन में क्या लिखूंगा, abc.com या facebook.com या फला.com। तो उससे क्या होगा कि पूरा नेटवर्क सिर्फ उस वेबसाइट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अभी तो मैंने लिख दिया ना एनी EQ ट्रिपल डब्ल्यू, यानी एनी का मतलब कोई सा भी इक्विवेलेंट टू ट्रिपल डब्ल्यू, जहां ट्रिपल डब्ल्यू है ब्लॉक कर दो उसको। लेकिन अगर मुझे सब नहीं करने बल्कि कुछ वेबसाइट्स करनी है, तो उनका नाम दे दूंगा फिर। या मैंने ये करना है कि भाई तमाम की तमाम नॉन सिक्योर वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो, सिर्फ अंदर वालों को अलाउ करो कि वो HTTPS पे जाए, HTTP पे ना जाए। HTTP कौन सी है, जो कि सिक्योर नहीं है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, ACL इनसाइड डिनाई कर दो TCP, पूरा नेटवर्क मेरा जो अंदर का है, कि कोई भी अंदर वाला बाहर जब जाए तो एनी EQ HTTP लिख दूंगा।
या यहाँ मैं पोर्ट 80 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पोर्ट 80 HTTP की पोर्ट होती है। उससे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट तो सब अलाउ है ना, फिर मैं डिनाई सिर्फ किसको कर रहा हूँ कि जो अंदर वाला नेटवर्क है उसको कर रहा हूँ कि वो सिर्फ EQ HTTP पे ना जा सके, क्योंकि HTTP सिक्योर नहीं है, तो मैं नहीं चाहता मेरे नेटवर्क पे कोई शख्स भी नॉन सिक्योर वेबसाइट पे जाए। ठीक है, तो अब ये 3-4 एग्जांपल तो मैंने बता ही दिए भाई। अब क्या चाह रहे हो कि मैं पेपर में जो दी हुई चीजें वो भी बता दूं क्या? तो इसी से मिलती जुलती चीजें होंगी, लेकिन याद रखें कि फायरवॉल से पूरा एक 10 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का। तो इसको इजी मत लीजिएगा, इसको जरा देखिएगा। हम किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा इंटरनेट ही ब्लॉक कर दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों के लिए इंटरनेट ओपन करें। हम ये भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए आ, पूरा इंटरनेट ओपन कर दें, और फिर यानी मैनेजमेंट के लिए पूरा इंटरनेट ओपन कर दें, फैकल्टी के लिए आधा इंटरनेट ओपन करें, यानी कुछ साइट्स पे जा सकें उसके अलावा ना जा सकें। हम ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज और मुझे आपसे आपको बतानी है कि एक रिकॉर्ड डाल दूंगा उसमें, लेक्चर फोल्डर में। रिकॉर्डिंग क्या होगी, वो लिंक ही होगा उसमें, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। वो सिंपल सी है, इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पर नहीं वो कर रहा। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस हमने कल अगर कोई जो लोग वर्चुअलाइजेशन है उन्होंने तो फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ा है। अगर आप में से कोई वर्चुअलाइजेशन की क्लास पहले पढ़ चुका है मुझसे, तो फॉल्ट टॉलरेंस का टॉपिक उसमें भी हमने देखा है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये भी इंक्लूडेड है पेपर में, ये फॉल्ट टॉलरेंस का 12वां। इसको नीचे कर लेते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस बाय इम्प्लीमेंटिंग रेड, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और ये भी इंक्लूडेड है। देखिए क्या क्या इंक्लूडेड है। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं ना। ये टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स, इंक्रिप्शन एंड RSA, हैश फंक्शन। अच्छा, इसमें DH डिफी हेलमेट नहीं है, जो जो मैंने पढ़ा है वो होगा। कुछ सिक्योर सॉकेट लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी आप वेबसाइट को किस तरह से सिक्योर करते हैं यूजिंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर नेट पैड, लॉजिकल एड्रेसिंग छोड़ देंगे क्योंकि सारे ये तो सब नेटिंग वगैरह है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो नेट पैड, उसके बाद फायरवॉल, उसके बाद ये फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये बाकी चीज़ें अब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसका हमें इस सेमेस्टर में टाइम नहीं मिल सका कि हम ये चीज़ें कर सके। तो ये आपका कोर्स है, फायरवॉल और ये फॉल्ट टॉलरेंस है। रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लेना कि मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है। अच्छा, ये जो मलेशिया सॉफ्टवेयर है, ये तो मैं असाइनमेंट भी दे चुका हूँ आपको एक, कि जिसमें लेटेस्ट मलेशिया सॉफ्टवेयर, यानी ट्रोजन क्या होता है, वायरस किसको कहते हैं, और मतलब और भी मुख्तलिफ किस्में हैं, मेलवेयर किसको कहते हैं, ज़ॉम्बी किसको कहते हैं, ये सब इसमें शामिल है। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक नज़र, इसका असाइनमेंट भी शायद मैंने आपको दिया था। भाई ये अगर तुम चेंज कर सकते हो तो मुझे भी बता देना भाई। ऐसे कैसे कर लोगे किसी वेबसाइट का डेटा वो?
क्या डे हुआ, डेटा पता नहीं क्या लिखा तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस वेबसाइट का भी तुम डेटा चेंज करो, इसका मतलब है कि उस वेबसाइट ने कोई सिक्योरिटी रखी हुई नहीं है अपने पास। ऐसे अगर चेंज होने लगे अपने, तुम क्रोम से बैठ के किसी भी वेब सर्वर का डेटा चेंज, वेब साइट का डेटा चेंज करने का मतलब होता है कि आप फेसबुक का डेटा चेंज करके बताएं मुझे जरा। इतना आसान थोड़ी होता है भाई। हाँ, वो आप अपने एंड पे चेंज करके खुश हो जाए, लेकिन वो एक्चुअली वेबसाइट का थोड़ी चेंज होगा, वो सर्वर पे थोड़ी आप चेंज कर रहे हो। आप अगर आप किसी कोई भी वेब सर्वर लगाया हुआ है जिसने भी, और वो भी इस लेवल के, जो फेसबुक और ये इनकी इनकी सिक्योरिटी में सिर्फ फायरवॉल नहीं लगी हुई होती हैं, आईपीएस, आईडीएस और पता नहीं कौन कौन सी डिवाइसेस, पूरे पूरे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, जो कि अभी ज़ाहिर है आप के लिए बहुत ही हाई एंड चीज़ है वो। एनीवेज भाई, ये प्रोग्रामिंग की बातें मुझसे नहीं करना भाई, बाद में इसको बाद में जिक्र कर लेना, क्योंकि प्रोग्रामिंग से मुझे एलर्जी है। ये अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये टॉपिक है, इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं रेड। रेड किसको कहते हैं, किसी को पता है? कोई बता सकता है रेड क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें फॉल्ट आए तो वो उसको टॉलरेट कर जाए। यानी अगर आपके लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव है, वो फेल हो गई, तो आपका लैपटॉप तो क्रैश हो गया और आपका डेटा भी गया। लेकिन अगर आपके हार्ड ड्राइव में दो हार्ड डिस्क है, यानी आपके लैपटॉप में दो हार्ड डिस्क है, एक फेल हो गई है, दूसरा उसको टेक ओवर कर ले, दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। रेड किसको कहते हैं? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। किसी ने नाम सुना है इसका? रेड क्या चीज होती है, किसी को पता है? कोई है जो रेड जानता है? एनीवेज, मैं इसको भी कहा नहीं रहा, ये आसान सी चीज़ है, इसकी रिकॉर्डिंग अब मैंने बनाई हुई है, तो उसको फिर मैं आपकी लिंक डाल दूंगा आज ही इंशाल्लाह। तो उसको आप जाके सुन लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं ग्रुप में उसको डिस्कस कर लूंगा। वरना ये चीज़ आसान है कि रेड इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। ये चंद रेड है, 01561, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये 10 आधे आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, उसको सुन लेना। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये 2, 3, 4, 5 लॉजिकल एड्रेसिंग छोड़ दो, फिर ये आ गया नेटपैड, फायरवॉल, और देन उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस और मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनसे मिलके आपके 8-8 नंबर के 5 सवाल हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट है इंक्रिप्शन का, अगर आपको कॉन्सेप्ट है इंटेग्रिटी का, इंक्रिप्शन के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इंक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, कब प्राइवेट की यूज करते हैं, कब पब्लिक की यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, हैश फंक्शन क्यों निकाला जाता है, किसी भी यानी हैश वैल्यू क्यों निकाली जाती है। ठीक है, प्राइवेट की से क्यों लॉक किया जाता है, वेबसाइट को सिक्योर कैसे करते हैं, अगर सर्टिफिकेट ना लगाना हो वेबसाइट पे और फिर भी सिक्योर करना हो तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, तो वो क्या होता है। फिर नेटपैड का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, फिर फायरवॉल की एक्सेस लिस्ट वगैरह, भाई ये चीजें हैं ये। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम फिर खत्म करें इसको। नहीं है सवाल तो भाई फिर विश यू गुड लक। इस सेमेस्टर में बहरहाल ज़ाहिर है, चूंकि क्लासेस भी थोड़ी छोटी छोटी हुई हैं, कुछ कम भी हुई हैं, तो 100% कोर्स नहीं हो सका कंप्लीट, जिस पे यकीनन आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोगों को तो कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह फिर कभी किसी सब्जेक्ट में अगर मुलाकात हुई तो हुई। अल्लाह हाफिज भाई, थैंक यू। मज़ेदार कोर्स तो है ये, खैर। ठीक है, थैंक यू भाई।